हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल रीजनिंग में चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन्ट्रापोजिटिव, कन्वर्स, इनवर्स, इफ एंड ओनली इफ इम्प्लीकेशन, जिसको कि इफ एंड ओनली इफ इम्प्लीकेशन को इक्विवेलेंस बाय कंडीशनल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए कन्वर्स देखते हैं सबसे पहले कॉन्ट्रापोजिटिव देखते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रापोजिटिव में देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा जो आपको साइन दिखाई पड़ेगा है ना, बोथ साइड एरो लगा रहेगा, इसको आप इक्विवेलेंस के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, इसको आप इक्विवेलेंस बोल सकते हो, इक्विवेलेंस का साइन है ऐसे बोल सकते हो आप। देखिए कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, अगर आपके पास दो स्टेटमेंट है P और Q, ठीक है, और आपके पास इफ देन इम्प्लीकेशन है उसका if P then Q then its contrapositive is given by negation of if negation of Q then negation of P। दोनों के मीनिंग सेम है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए मान लीजिए कि ये P कोई सेट है और ये Q कोई सेट है, ठीक है ना, ये P है और ये क्या है, Q है, कोई पॉइंट P में है, ठीक है ना, तो पक्का वो Q के अंदर भी है, ठीक है ना। अब देखिए तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा if P then Q, मतलब अगर वो पॉइंट P में है तो वो Q में भी होगा। अब इसका कॉन्ट्रापोजिटिव देखिए, अगर वो पॉइंट Q में नहीं होगा तो वो P में भी नहीं होगा। ये देखिए ये P है और ये Q है ना, और पॉइंट को मैं बाहर ले गया, ये देखिए जो भी कह सकते हो आप, एलिमेंट है, पॉइंट है, जो कुछ भी, बस मैं समझने के लिए बता रहा हूं। तो देखिए अगर ये पॉइंट Q में नहीं है, Q में कहीं पे भी नहीं है, तो ये P में भी नहीं है। तो if negation of Q then negation of P, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम होता है, ठीक है ना। अब इसके मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूं कॉन्ट्रापोजिटिव के। चलिए कन्वर्स डिस्कस कर लेते हैं। कन्वर्स क्या होता है, अगर आपको दिया रहेगा if P implies Q, मतलब if P then Q अगर आपको गिवन है तो उसका कन्वर्स क्या होगा, if Q then P, ठीक है ना। इनवर्स, the inverse of P implies Q is given by negation of P implies negation of Q। चलिए इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि मेरे पास एक स्टेटमेंट मेरे को दिया हुआ है R, if a number is divisible by 9 then it is divisible by 3। ये एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है if then लगाकर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट्स बना लिए। इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे, देखिए a number is divisible by 9, a number is divisible by 9, ये हो गया क्या P, और दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट a number is divisible by 3। अब चलिए सबसे पहले इसका कॉन्ट्रापोजिटिव बनाते हैं, है ना। इसका कॉन्ट्रापोजिटिव बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो देखिए कॉन्ट्रापोजिटिव इसका कैसे बनेगा, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ negation of Q implies negation of P, ऐसा बनेगा। तो कहां पे कर दूं, यहां पे चलिए बनाते हैं। तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे बनेगा, negation of P, तो क्या लिखेंगे, देखिए ये Q है ना, Q का negation करो आप, क्या होगा, a number is not divisible by 3 but if negation of Q then negation of Q करना है। क्या करना है, लिख दे रहा हूं, if negation of Q then negation of P करना है। तो क्या किया हमने, a number is divisible by 3, तो लिखेंगे if a number is not divisible by 3 then negation of P, then it is not divisible by negation of P, then it is not divisible by negation of P, then it is not divisible by 9, ठीक है। तो if a number is not divisible by 3 then it is not divisible by 9। और अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों बातों का सेम मतलब है। देखिए ये क्या है, R क्या है, ये आपको दिया हुआ है P implies Q, तो जो P implies Q होता है वही negation of Q implies negation of P होता है। कैसे, देखिए अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो वो 3 से भी होता है, ठीक। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता है तो वो
9 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। इसके लास्ट क्लास में यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो P implies Q के 4 मीनिंग मैंने आपको दिखाए थे ना, P is sufficient for Q और Q is necessary condition for P, और भी जो कंडीशंस थी P only if Q और negation of P implies negation of P, वहां पे मैंने आपको बताया था कि कुछ टॉपिक्स आएंगे, तो वही टॉपिक्स नहीं है, ठीक है। पहला था कॉन्ट्रा पॉजिटिव। चलिए अब इसका क्या बनाना है, हमको कन्वर्स बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए कन्वर्स यहीं पे बनाता हूं मैं, कैसे बनाएंगे इसका कन्वर्स। ये तो था इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसका कन्वर्स लीजिए, इसका कन्वर्स। कन्वर्स का डेफिनेशन देखिए क्या होता है, P implies Q is equivalent to Q implies P, ठीक। तो P implies Q आपको क्या दिया है, if a number is divisible by 9 then it is divisible by 3। तो हम क्या कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, मतलब if a number is divisible, Q पहले लिखेंगे, if Q then P, मतलब क्या बनाना है कन्वर्ट में, if Q then P हमें बनाना है। तो क्या करेंगे, if Q, मतलब Q क्या है आपका, a number is divisible by 3, तो if यहां नीचे बनाते हैं, if a number is divisible by 3 then it is divisible by 9, बन गया। और देखिए दोनों के मीनिंग सेम है ना, कन्वर्स P implies Q का जो कन्वर्स है, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, इसका कन्वर्स अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो वो 9 से भी डिवाइड होगा, ये इसका कन्वर्स हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इनवर्स लेना है। इनवर्स की डेफिनेशन क्या है, इफ P implies Q दिया हो तो नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q होता है, नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में P implies Q is equivalent to negation of Q implies negation of P होता है। इनवर्स में देखिए P implies Q अगर दिया होगा तो यहाँ पे negation of Q implies negation of P है, और इनवर्स में negation of P implies negation of Q है। यहाँ Q पहले आता है, ठीक है, और यहाँ P पहले आता है। तो इसका हमको क्या करना है, इनवर्स, इनवर्स कर देते हैं इसका। ये हमने इसका इनवर्स किया। इनवर्स क्या है, negation of P negation of Q, मतलब a number is not divisible by, if a number, NO का मतलब नंबर, if a number is not divisible by 9 then it is not divisible by, then it is not divisible by 3, ठीक है। तो ये देखिए negation of P implies negation of Q हमने यहाँ पे कर लिया, और दोनों बातों का सेम मतलब है कि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता होगा तो 3 से भी डिवाइड होता होगा, है ना। तो अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड नहीं होता होगा तो वो 3 से भी डिवाइड नहीं होता होगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इफ एंड ओनली इफ इम्प्लीकेशंस, जिसको कि हम इक्विवेलेंस भी बोलते हैं, जिसको कि हम बाय कंडीशनल भी बोलते हैं। बाय कंडीशनल अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, जो इफ देन आपने पढ़ा था ना, वो कैसा था, कंडीशनल था, वो यूनिडायरेक्शनल था, एक ही तरफ P implies to Q की तरफ अब हम पहले हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे P implies to Q and Q implies to P, ठीक है ना। याद करिए ये वाला सिंबल आपको याद है, ठीक है, ये एंड का था, लास्ट क्लास में शायद बताया था मैंने, P implies Q और ये एंड Q implies P, ये जो होता है ये इक्विवेलेंस को या इफ एंड ओनली इफ इंप्लीकेशन को डिनोट करता है, या बाई कंडीशनल को डिनोट करता है। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, या तो ऐसा लिख सकते हो, देखिए मैं फिर से यहाँ पे अलग से लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक, और या तो आप कैसा लिख सकते हो, P implies Q and Q implies P, ऐसा आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसा लिखा होगा तब भी उसका मतलब होगा if and only if, ऐसा लिखा होगा तब भी उसका मतलब होगा if and only if। चलिए ये तो लिखा ही है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, if P and Q are two statements, ठीक है, हमेशा P और Q two statements होते हैं हमारे पास। देन द कंपाउंड स्टेटमेंट, इन दोनों को मिलके ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट बने, कैसा, ऐसा देखिए,
देन द कंपाउंड स्टेटमेंट P implies Q and Q implies P। देखिए ये आप देख रहे हो, ये मेन थिंग है इसमें, P implies Q and Q implies P। ये देखिए P implies Q and Q implies P is called if and only if implication। जैसे कि एग्जांपल में लेता हूं, and it is denoted by this and this। देखिए जैसे आपको P और Q दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, a triangle is equilateral और Q दिया a triangle is equiangular। तो इसका if and only if आप कैसे बनाओगे, इसका if and only if देखिए कैसे बनेगा, P implies Q and Q implies P। कैसे बनेगा, a triangle is equilateral, बस आपको क्या लगा देना है, if and only if। a triangle is equilateral if and only if it is equiangular। ठीक है, अच्छा एक और मैं आपको एग्जांपल लेके इसमें बताता हूं। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहां पे करता हूं मैं, मान लीजिए P है आपके पास, ही इज, नाम आप कुछ भी रख दो, ही इज जैक, और Q है आपके पास ही टीचेस मैथ्स। ठीक है, P और Q दो स्टेटमेंट है, ही इज जैक एंड ही टीचेस मैथ्स। ठीक है, तो आप P इफ एंड ओनली इफ Q कैसे बनाओगे, देखिए he is Jack if and only if he teaches maths। ठीक है, तो ये बन गया आपका he is Jack if and only if he teaches maths। तो ये है बाय कंडीशनल। अब इसका ट्रुथ टेबल थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एंड का आपको याद है, जो बहुत पहले की क्लासेस में हमने किया होगा, इसको मैं रब कर देता हूं, थोड़ी सी जगह यहाँ पे बच जाएगी। एंड का ट्रुथ टेबल आपको याद है, नहीं याद है तो याद करा देता हूं, P Q और P एंड, या A और B ले लो, कोई परेशानी नहीं है। A कोई कंपोनेंट स्टेटमेंट है, B कोई कंपोनेंट स्टेटमेंट है, तो A एंड B कैसे बनाते थे, एंड इसको ऐसा लिख दो, या आप A और A एंड D एंड B कर दो। देखिए ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो P कैसा होता था, P ले सकते हैं हम सपोज ट्रू फॉल्स, याद है भाई। एंड में ट्रू कब होता था, केवल जब दोनों ही कंडीशंस क्या होती थी, ट्रू, है ना। तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये होता था एंड। अगर आपको याद हो तो नहीं याद है तो पहले के वीडियोस आप देख सकते हो। अब देखिए, और इससे जस्ट पहले वाली क्लास में आपने देखा था P implies Q, है ना। इसका ट्रुथ टेबल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, P implies Q फॉल्स तब ही होता है जब P कैसा होता है, ट्रू, और Q कैसा होता है, फॉल्स। बाकी सारी कंडीशंस में वो कैसा होता है, ट्रू। अब देखिए हमको एंड लेना है, किसका किसका एंड लेना है, P implies Q और Q implies P का हमको एंड लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले P implies Q तो मेरे को पता है, अब Q implies P कैसे बनाएंगे, Q implies P कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए देखिए कुछ नहीं करना है, यहां से हमने अलग बना लिया, ऐसे Q हो गया, ऐसे P हो गया, और Q implies P ऐसे कर दिया यहाँ पे। ठीक है, Q को देखिए, Q क्या क्या हो सकता है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ये हो गया ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखिए इफ देन है, इफ देन की डेफिनेशन याद करिए, इफ देन फॉल्स केवल एक कंडीशन में होता था, कब, जब पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाए और दूसरा फॉल्स। तो ढूंढिए पहला ट्रू दूसरा फॉल्स इसमें कहाँ है, ये हमने ढूंढा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स यहाँ पे, तो रिजल्ट कैसा आएगा यहाँ पे, फॉल्स। बाकी कंडीशंस में कैसा हो जाएगा, ट्रू ट्रू
ट्रू और ट्रू। ठीक है ना। जब पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स, तो इस कंडीशन में फॉल्स, ये ट्रू और ये ट्रू। ये सेम वैसे ही चल रहा है, बस इस टाइम क्या आ गया है, p की जगह q की जगह। उससे परेशान नहीं होना है भाई, हमें तो बस कंडीशन याद रखनी की समथिंग इंप्लाइज समथिंग। फॉल्स तब होता है जब पहला क्या होता है ट्रू और दूसरा क्या होता है फॉल्स। ठीक है, अब इसको इसमें सेट करने जा रहे हैं और सेट करते टाइम भी हमें ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है देखिए जरा। जब q और p दोनों ट्रू होते हैं, तो q और p दोनों ट्रू होते हैं, तो q इंप्लाइज p कैसा होता है ट्रू। तो यहाँ लिख दिया ट्रू। ये देखिए q और p दोनों ट्रू, तो ट्रू। अब देखिए q ट्रू और p फॉल्स। ध्यान से देखिए यहाँ पे कहा q ट्रू और p फॉल्स, तो रिजल्ट कैसा आता है फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए q फॉल्स हो और p ट्रू। ये देखिए q फॉल्स, ढूंढिए कहाँ पे, q फॉल्स हो और p कैसा हो ट्रू हो, तो रिजल्ट क्या आ रहा है ट्रू। तो ये हो गया ट्रू। ठीक है ना। फिर देखिए q फॉल्स p फॉल्स, तो रिजल्ट ट्रू। q फॉल्स p फॉल्स, तो रिजल्ट ट्रू। और सिंपल शब्दों में बोलूं तो ना, इसको बस रिवर्स कर दो। ये TF TT था, ये TT FF हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है। ये देखिए P इंप्लाइज Q, यहाँ पे मैं फिर से बनाता हूँ। P implies Q and P implies Q, Q implies P, और यहाँ पे लेना है P implies Q and Q implies P, ऐसा लेना है हमें। ठीक है ना। देखिए बहुत सिंपल है। P implies Q क्या है T F T T, और Q implies क्या है T T F T। अब इसका और इसका क्या लेना है एंड। P implies Q और Q implies P का क्या लेना है एंड, तब आपको फाइनल बनेगा। तो एंड ले लीजिए। ये देखिए T T ट्रू 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 का एंड क्या होता है ट्रू। ठीक है ना। ट्रू फॉल्स का क्या होता है फॉल्स, या फॉल्स ट्रू का क्या होता है फॉल्स। ये देखिए फॉल्स ट्रू का भी क्या होता है फॉल्स, और ट्रू फॉल्स का भी क्या होता है फॉल्स, और ट्रू ट्रू का क्या होता है ट्रू। तो क्या हो गया, ये फाइनल आ गया मेरा ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो ये जो है ये किसकी ट्रुथ टेबल है, इसको आप ऐसा लिखो P implies Q and Q implies P लिखो, या आप इसको ऐसा लिखो कैसा, P equivalents to Q, ये इसकी ट्रुथ टेबल है। ठीक है ना। अब इस पे आप कमेंट भी कर सकते हो। देखिए कैसे, कि अगर P implies Q ट्रू होगा और Q implies P ट्रू होगा, तभी P equivalents Q कैसा होगा ट्रू होगा। P implies Q ट्रू होगा, Q implies P ट्रू होगा, तभी P equivalents Q कैसा होगा ट्रू। बाकी केस में फॉल्स होता है। मतलब अगर P implies Q या Q implies P एक भी केस क्या हो जाए, दोनों में से एक भी केस फॉल्स हो जाए। देखिए P implies Q फॉल्स हो गया है ना, और Q implies P यहाँ क्या है ट्रू है, तो आंसर कैसा आ रहा है फॉल्स। मतलब स्टेटमेंट कैसा हो गया फॉल्स। और अगर P implies Q ट्रू है और Q implies P फॉल्स है, तो स्टेटमेंट कैसा आ गया फॉल्स आ गया है ना। मतलब स्टेटमेंट के ट्रू होने के लिए, इफ एंड ओनली इफ इम्प्लीकेशन में स्टेटमेंट के ट्रू होने के लिए P implies Q भी ट्रू होना चाहिए और Q implies P भी ट्रू होना चाहिए, तभी आंसर कैसा आता है ट्रू। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल